Hello guys, welcome to my channel, The Education Master. My name is Ahmed Hassan. I am master in physics. आज जो मेरा लेक्चर है वो है 11th क्लास फिजिक्स के बारे में, जिसका टॉपिक नेम है व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स या इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स या डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन को देखेंगे, डेफिनेशन को देखेंगे और फिर हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री और ब्रांचेस को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इससे पहले मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करना थी। मेरे पिछले लेक्चर पे नियरली अबाउट 70 व्यूज आए थे। मैंने उसमें एक चीज नोट की है, मेरे 18 मिनट के वीडियो लेक्चर में उसका एवरेज जो टाइम आया है वो है 4 मिनट का। मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा, मेरे कोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं। मैं आज से नेक्स्ट टाइम रेगुलरली 9th क्लास फिजिक्स और 11th क्लास फिजिक्स के बारे में हर हफ्ते में तकरीबन 4 लेक्चर्स अपलोड करूंगा। रिक्वेस्ट ये करना थी, आप मेरी वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए क्योंकि इसमें आप लोगों का ही फायदा है। मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन को डिस्कस करते हैं। मैकेनिक्स का क्या मतलब होता है? मोशन, यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम तमाम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करते हैं, उससे मैकेनिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ ए फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन एंड कॉज ऑफ ए मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैकेनिक्स। हम मैकेनिक्स में ये चीज का ख्याल रखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज को डिस्कस करेंगे, हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। हम ये कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे मैकेनिक्स में why objects move। एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिक्स, आपने एक फिक्रे को जरूर सुना होगा, इस दुनिया में हर चीज हरकत में है। जब हम अपनी जमीन को, सियारे को और अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाली हर एक चीज को, जैसे गाड़ियां, जहाज, यूं कह सकते हैं कि हर एक चीज मोशन में है। ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं? स्टूडेंट्स, आमतौर पर मैकेनिक्स को 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 क्लासिकल मैकेनिक्स, नंबर 2 क्वांटम मैकेनिक्स। मगर इसके अलावा भी मैकेनिक्स की और ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। अब हम देखते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि 19th सेंचुरी से पहले तक थी। दूसरे लफ्जों में, क्लासिकल मैकेनिक्स में जितनी भी फिजिक्स ने प्रोग्रेस की 19th सेंचुरी से पहले तक, हमने उस तमाम फिजिक्स की प्रोग्रेस को क्लासिकल मैकेनिक्स का नाम दिया है। ब्रांच ऑफ ए मैकेनिक्स दैट वाज डेवलप्ड बिफोर 19th सेंचुरी कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। दरअसल क्लासिकल मैकेनिक्स में हम उन चीजों की मोशन को डिस्कस करते हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में पाई जाती है। कौन सी रोजमर्रा की चीजें? जैसे हम अपनी जमीन को देखते हैं, वो सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है या अपने ऑर्बिट एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। इसी तरह हम जहाज को देखते हैं, कारों को देखते हैं, बसेस को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, इंसानों को देखते हैं। गर्ज दुनिया की हर चीज जो हमारे आसपास हमें नजर आती है और मोशन में है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स में है। जब हम ये कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो हम उस मोशन की क्या चीज को डिस्कस करते हैं? हम ये देखते हैं कि वो किस फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, उसमें कितना मोमेंटम है। तो हम ये सब चीजें मोशन में डिस्कस करते हैं। हम ये डिस्कस कर रहे हैं हाउ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। हम ये डिस्कस कभी भी नहीं करते व्हाई ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। जब एक फुटबॉल का प्लेयर
अपनी बॉल को किक मारता है, यानी कि उस पे फोर्स लगाता है, तो हम ये डिस्कस नहीं करते कि वो बॉल क्यों मूव करने लगी है, वो क्यों मोशन में आ गई है। हम उस बॉल की ये देखते हैं कि इसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा हुआ, ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसकी स्पीड क्या है, क्या ये सर्कुलर मोशन में है, क्या ये प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो कर रही है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, या मैं आपसे यह भी कह सकता हूं कि आपसे कोई सवाल पूछ सकता है। आपसे क्या सवाल पूछ सकता है? हमें यह बताइए कि साइंस की वो कौन सी ब्रांच है जो सबसे ओल्डेस्ट है। दरअसल फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो सबसे ओल्डेस्ट है, यानी उसकी फंडामेंटल है। यूं हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है सबसे ओल्डेस्ट है या फिजिक्स की फंडामेंटल है। तो हम कह सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स इज द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। अभी मैंने जो आपको ये बताया है, क्या आपको ये समझ में आया है? दरअसल मेरे कहने का ये मतलब था, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई हमें ये बताओ कि साइंस की फंडामेंटल या उसकी बेस क्या है, तो उसका आंसर होगा साइंस की फंडामेंटल या बेस फिजिक्स है। और अगर कोई ये पूछ ले फिजिक्स की फंडामेंटल या बेस ब्रांच कौन सी है, तो हम कहेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई क्लासिकल मैकेनिक्स आर आल्सो कॉल्ड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स को न्यूटन ने डेवलप किया था और ये न्यूटन लॉस के ऊपर बेस करती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स। बिकॉज न्यूटन डेवलप्ड इट एंड classical mechanics is based on Newton laws, so that's why classical mechanics also called Newtonian mechanics. अब हम classical mechanics की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। आज से पहले जितने भी साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने मोशन को किसी न किसी तरह से डिफाइन किया था, मगर एक वाजे और अच्छे अंदाज में अरिस्टोटल ने बयान किया था। अरिस्टोटल का कहना यह था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उससे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता, यानी उसकी मोशन मुमकिन नहीं है। उसके बाद गैलीलियो ने और न्यूटन ने मोशन को बाकायदा एक्सप्लेन किया। गैलीलियो ने सबसे पहले मोशन के कुछ रूल्स डिफाइन किए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो कैसे मूव करेगा। गैलीलियो के बाद न्यूटन ने उसके जो फार्मूलास थे या उसकी जो फाउंडेशन थी उस पे बहुत काम किया और फिर इसे लॉस की शक्ल दी, जिससे हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स की फाउंडेशन है। हमने जितना भी अब तक पढ़ा है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा है, जो कि मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स को 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 स्टैटिक्स, नंबर 2 काइनेमैटिक्स, नंबर 3 डायनामिक्स। सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक्स को। स्टैटिक्स बोलते हैं रेस्ट को, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मगर उस पे फोर्स भी लग रही है तो हम ये कहते हैं वो स्टैटिक्स में है। स्टैटिक्स क्या होता है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं मगर वो मूव ना करे, कोई उसके अंदर मोशन ना हो, उसे हम कहते हैं वो स्टैटिक्स में है। द ब्रांच ऑफ ए मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स कॉल्ड स्टैटिक्स। स्टैटिक के क्या एग्जाम्पल है? जब हम दीवार को जोर जोर से धक्का लगाते हैं, हम इसका मतलब यह है कि उस पर फोर्स लगा रहे हैं, मगर वो दीवार कोई मूव नहीं कर रही, तो हम ये कहते हैं वो स्टैटिक्स में है, यानी रेस्ट में है। इसी तरह जब हम एक भारी पत्थर या भारी चीज को उठाते हैं तो हम ये कहते हैं हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, मगर जब हमारा वो भारी पत्थर या कोई चीज
हमसे उठाया ना जाए तो हम ये कहते हैं कि वो रेस्ट में है, यानी वो स्टैटिक्स में है। तो ये सब चीजें स्टैटिक्स की एग्जाम्पल हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स की दूसरी ब्रांच का नाम है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या होती है? जब भी आपसे पूछा जाए काइनेमैटिक्स, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप इसको याद कैसे करेंगे। जब भी आपके जहन में काइनेमैटिक्स आए तो आपने सबसे पहले अपने जहन में मोशन का नाम याद रखना है। जब भी काइनेमैटिक्स की बात आती है तो हम सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट की मोशन को, यानी कि हम काइनेमैटिक्स में ऑब्जेक्ट्स की सिर्फ और सिर्फ मोशन को डिस्कस करते हैं। हम ये डिस्कस कभी भी नहीं करते कि उसकी मोशन का काज क्या था, काज कौन सा था, यानी कि किस फोर्स की वजह से वो मूव कर रही थी। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट्स की मोशन को। मोशन में क्या आ जाएगा? उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसकी स्पीड, ये सब चीजें आ जाएंगी। मगर हम ये कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे वो मोशन की वजह क्या थी, वो किस फोर्स की वजह से मूव कर रहा था, उसके ऊपर कौन सी एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी जिसकी वजह से मूव करने लगा। हम ये सिर्फ डिस्कस करेंगे कि वो मोशन में है, उसके मोशन के मुतालिक या अबाउट जितनी भी चीजें आती हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, हर ये सारी चीजें हम सिर्फ और सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। The branch of a mechanics in which we study about motion of an object but don't discuss the cause of a motion called kinematics। ये cause of a motion क्या चीज है? यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो किस वजह से मूव कर रहा है, उसकी वजह क्या है कि जो इसे मूव करने पे मजबूर कर रही है। अब हम काइनेमैटिक्स की एग्जाम्पल को देखते हैं। हम देखते हैं कि एक कार मूव कर रही है, यानी कि वो मोशन में है। हम अब इसमें काइनेमैटिक्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि उस कार की वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है। हम ये कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे कि वो किस वजह से मूव कर रही है, वो किस वजह से मोशन में है। सिंपल वर्ड्स में हम काइनेमैटिक्स में किसी ऑब्जेक्ट की फोर्स को और उसके मास को कभी भी डिस्कस नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स की थर्ड ब्रांच का नेम है डायनामिक्स। डायनामिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन है फोर्स या पावर, जो कि डायनमा से लिया गया है। डायनामिक्स क्या है? जैसे कि ग्रीक वर्ड में डायनामिक्स का मीन ही फोर्स या पावर है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यानी कि मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की काज की वजह को डिस्कस करते हैं। और ये काज की वजह क्या है जो ऑब्जेक्ट को मोशन पे मजबूर करती है? दरअसल ये वजह जो ऑब्जेक्ट को मूव करने पे मजबूर करती है, ये फोर्स ही तो है। द ब्रांच ऑफ ए मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द काज ऑफ ए मोशन कॉल्ड डायनामिक्स। दूसरे लफ्जों में डायनामिक्स में हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की तमाम काजेस या वजूहात को तलाश करते हैं, यानी कि वो किस वजह से मूव कर रहा है, और ये वजह फोर्स है। यानी कि हम डायनामिक्स में फोर्स को, मास को, एक्सेलरेशन वगैरह को डिस्कस करते हैं। इसमें फोर्स और मास को बहुत डिस्कस करते हैं क्योंकि ये फोर्स ही तो वजह है जो उसको मूव करने पे मजबूर कर रहा है। यूं काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में क्या डिफरेंस हुआ? काइनेमैटिक्स में हम ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ मोशन को डिस्कस करते हैं, उसकी काजेस को नहीं, जबकि डायनामिक्स में हम सिर्फ काजेस को डिस्कस करते हैं मगर मोशन को नहीं। स्टूडेंट्स, डायनामिक्स को हम काइनेटिक्स भी बोलते हैं। मैंने जितना आपको सब कुछ बताया है, इसमें मैंने मोशन का लफ्ज या वर्ड बार बार यूज किया है। क्या आप लोग जानते हैं फिजिक्स में मोशन क्या होती है? अगर नहीं जानते तो मैं अभी आपको बता देता हूं। आम वर्ल्ड में हम ये कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम ये कहते हैं कि वो मोशन में है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिजिक्स में मोशन क्या चीज होती है? फिजिक्स में मोशन ये होती है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन या प्लेस को चेंज कर रहा हो
तब्दील कर रहा हो, किस वजह से? टाइम के लिहाज से तब्दील कर रहा हो अपनी प्लेस को या पोजीशन को, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि वो मोशन में है। किस लिहाज से मोशन में है? ऑब्जर्वर के लिहाज से वो मोशन में है। यानी अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा हो और वो उस ऑब्जर्वर के लिहाज से वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन या प्लेस को चेंज कर रहा हो टाइम के लिहाज से, तो हम ये कहते हैं वो ऑब्जेक्ट या थिंग वो मोशन में है ऑब्जर्वर के लिहाज से। मोशन को हम फिजिक्स में कैसे समझेंगे? जैसे फर्ज करें आप और आपका दोस्त एक बस में बैठे हुए हैं और कोई आपका तीसरा फ्रेंड वो आपको बाहर से देख रहा है। आप जो बस में बैठे हुए हैं, आपके लिहाज से आपका दूसरा दोस्त वो रेस्ट में है, मगर वो आपका तीसरा दोस्त वो बस के जो बाहर खड़ा हुआ है वो तो आपको देख रहा है कि बस चल रही है। उस ऑब्जर्वर के लिहाज से, यानी आपके तीसरे फ्रेंड के लिहाज से, आप मोशन में हैं। यूं हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एट ए सेम टाइम रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। कैसे रेस्ट में हो सकता है और मोशन में हो सकता है? जब हम बस में बैठे हुए होते हैं, हम दरख्तों को देखते हैं। जब हम बस में बैठे हुए होते हैं तो हमारे लिहाज से, यानी हम ऑब्जर्वर हैं, वो दरख्त चेंज हो रहे हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, मगर वो जो दूसरा शख्स बाहर खड़ा हुआ है उसके लिहाज से वो जो दरख्त हैं वो तो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं वो जो ट्रीज है वो हमारे लिहाज से, जब हम बस में बैठे हुए हैं, वो मोशन में है, मगर वो ट्री दूसरे शख्स के लिहाज से जो बस के बाहर खड़ा हुआ है वो रेस्ट में है। अगर आप सड़क पे दौड़ रहे हो तो आप ये कहते हैं कि हम तो मोशन में हैं, मगर फिजिक्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती। फिजिक्स ये कहती है जब आप बस में बिल्कुल रेस्ट में बैठे हुए हैं लेकिन बाहर वाला दूसरा शख्स आपको देख रहा है कि आप तो बस की यानी कि प्लेस या पोजीशन तो चेंज हो रही है, मगर आप तो रेस्ट में हैं। लेकिन फिजिक्स हमें ये कहती है आप बेशक रेस्ट में हैं लेकिन उस ऑब्जर्वर के लिहाज से आप मोशन में हैं। दैट इज डेफिनेशन ऑफ मोशन। इफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट is changing its position या place with respect to the observer with the change in time, then according to the observer object is in motion। इसी तरह रेस्ट हो। कैसे? अगर आप किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे तो हम ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट में है। मैकेनिक्स की दूसरी ब्रांच का नेम है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है? क्वांटम मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स है जो कि 19वीं सेंचुरी के बाद से शुरू हुई, 19वीं सदी के बाद से जो शुरू हुई उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम उन चीजों या ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं या डिस्कस करते हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में या रेगुलर लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करते। कौन सी वो चीजें हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, एटम्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीजें क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी की जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स को हम यूं भी डिफाइन कर सकते, इट डिस्क्राइब्स बिहेवियर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि इसका वही मतलब हुआ हम उन तमाम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करेंगे जो कि एटॉमिक लेवल पे या सब एटॉमिक लेवल पे पाई जाती हैं। कौन सी वो चीजें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीजें जब हम इनके मोशन को स्टडी करते हैं तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी की जाती है। आप ये तो जानते होंगे इस दुनिया में हर वो चीज जो मूव कर रही है या मोशन में है उस पे न्यूटन लॉस एप्लीकेबल है, मगर क्या दुनिया की हर चीज पे एप्लीकेबल है न्यूटन के लॉस? हाँ, तकरीबन एप्लीकेबल है। जैसे कि जमीन हमारे सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, उस पर भी एप्लीकेबल्स हैं। हम खुद मूव कर रहे हैं, गाड़ियां मूव कर रही हैं, जहाज फ्लाई कर रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं, हर चीज पे न्यूटन लॉज एप्लीकेबल है। मगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं।
वो लिमिटेशन कहाँ है, कब है, कैसे है? दरअसल जब कोई ऑब्जेक्ट एटॉमिक लेवल पे या सब एटॉमिक लेवल पे या बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मूव करता है तो उस पे न्यूटन लॉस एप्लीकेबल नहीं होते। तो यहां से क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशन स्टार्ट होती है, यानी कि न्यूटन लॉस किसी ऑब्जेक्ट जब वो एटॉमिक लेवल पे हो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या बहुत ज्यादा स्पीड ऑफ वेलोसिटी से या हाई स्पीड से मूव कर रहा हो, तो हम ये कहते हैं कि उस पे न्यूटन लॉस एप्लीकेबल नहीं होते। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशन है जो कि आपसे पूछी जा सकती है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्वांटम कैसे स्टार्ट हुई। दरअसल पहले ये माना जाता था कि न्यूटन लॉज जो हैं वो इस दुनिया की हर चीज पे जो वो मोशन में है या जब वो मूव करती है, चाहे वो कितनी बड़ी हो या छोटी हो, उस पे एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, जमीन के सूरज के गिर्द घूमने से लेकर हर इस दुनिया के इंसान या गाड़ियां के मूव करने तक न्यूटन लॉज एप्लीकेबल होते हैं। मगर 19वीं सदी के बाद जब साइंस ने या फिजिक्स ने प्रोग्रेस की तो ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या एटम्स होते हैं या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स या फोटॉन्स होते हैं, उनमें ये न्यूटन लॉज एप्लीकेबल नहीं होते क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि न्यूटन लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते, जिस वजह से हमें यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स को चेंज करना पड़ा और यूं क्वांटम मैकेनिक्स की इब्तिदा हुई। आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि क्या क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्ड हो जाती है जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव करता है या क्वांटम मैकेनिक्स में? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल नहीं हो जाती क्वांटम मैकेनिक्स में। दरअसल हम इसको यूं समझ सकते हैं कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये क्लासिकल मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेवल है या एडवांस लेवल है। जैसे हम अगर सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट लास्ट सीढ़ी पे नहीं चढ़ते, हम पहले दूसरी, तीसरी, चौथी या पहली सीढ़ी से स्टार्ट करते हैं, तब हम उसकी आखिरी सीढ़ी पे जाते हैं। तो यूं क्लासिकल जो मैकेनिक्स है उसकी पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी सीढ़ी है, मगर उसकी एडवांस लेवल क्लासिकल मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेवल ये जो है क्वांटम मैकेनिक्स है। यहां क्लासिकल मैकेनिक्स फेल नहीं हो जाती। क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स के बुनियादी फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं, मगर एक नेक्स्ट लेवल पे। अब हम थर्ड ब्रांच को डिस्कस करते हैं जिसका नेम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होती है? ये दरअसल यहां भी न्यूटन लॉस की लिमिटेशन है। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हाई स्पीड या वेलोसिटी से मूव करता है, जो कि जहरी बात है एटॉमिक लेवल पे या सब एटॉमिक लेवल पे ही मुमकिन है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट या उसकी वेलोसिटी या स्पीड या उसकी मोशन, तो हम यहां क्या क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं पढ़ते, हम इसको नाम देते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का। यानी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट की जब वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से या स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो तो हम उसकी मोशन को रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स की फोर्थ ब्रांच का नेम है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं? इसमें हम डिस्कस करते हैं लिक्विड्स और गैसेस की मोशन को कैसे। फ्लूइड मैकेनिक्स is concerned with the mechanics of liquid and gases। इस ब्रांच में हम फ्लूइड और लिक्विड की या गैसेस की मोशन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आप तो जानते होंगे जब कोई लिक्विड मूव करता है तो हम क्या उसे ये कहते हैं कि ये लिक्विड या फ्लूइड मूव कर रहा है या मोशन में है? नहीं, बल्कि हम ये कहते हैं
कि लिक्विड मूव नहीं करता, फ्लो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये जो फिजिक्स है ये साइंस की फंडामेंटल है, यानी सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है। दूसरे लफ्जों में फिजिक्स साइंस की बेस है। इसी तरह फिजिक्स की बेस या फंडामेंटल क्लासिकल मैकेनिक्स है। दूसरे लफ्जों में अगर हम ये कहें क्लासिकल मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ द साइंस, तो ये सही है, ये गलत नहीं है, क्योंकि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और मैकेनिक्स न्यूटन लॉज के मुतालिक है। यहाँ पे न्यूटन लॉज ही है सब कुछ, और मैकेनिक्स से मुराद ही तकरीबन ही क्लासिकल मैकेनिक्स ही हम लेते हैं। चूंकि मैकेनिक्स मोशन के मुतालिक है और ऑब्जेक्ट जो भी हो, जितना बड़ा हो, जितना उसका मैस हो, उसमें न्यूटन लॉज एप्लीकेबल होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो न्यूटन लॉज को फॉलो किए बगैर मूव नहीं कर सकता। और मैंने आपको न्यूटन लॉज की लिमिटेशन के बारे में भी बताया, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में है। और जब कोई ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से या एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पे होता है तो वहां न्यूटन लॉज में लिमिटेशंस आ जाती हैं। मगर फिर भी एटॉमिक लेवल पे या सब एटॉमिक लेवल पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्ड क्यों नहीं हो जाती? इसकी वजह यह है कि बेशक न्यूटन लॉज में लिमिटेशंस तो हैं, लेकिन 3 ऐसे लॉज हैं जो चाहे जिस लेवल पे हो, एटॉमिक हो, सब एटॉमिक लेवल हो, हाई स्पीड से मूव कर रहा हो या स्पीड ऑफ लाइट से, मगर वो लॉज एप्लीकेबल होते हैं। और वो लॉज क्या है? वो लॉज हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये तीनों लॉज जिस लेवल पे हो, जिस स्पीड में हो कोई ऑब्जेक्ट या जो भी उसका लेवल हो, ये हर सूरत में, हर लिहाज से, हर कंडीशन पे एप्लीकेबल होते हैं। यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम लेवल पे फेल नहीं हो जाती, बल्कि उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है। लास्ट में अब मैं आपको न्यूटन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आपने इससे पहले यकीनन कभी नहीं सुना होगा। आपने मैकेनिक्स में यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन लॉज तो पढ़े हैं, जो कि मैकेनिक्स की फाउंडेशन है, मगर चूंकि न्यूटन ने खुद ही ने एक्सप्रेस किया था, यानी कि बयान किया था, जिसकी वजह से हम इन्हें न्यूटन लॉज बोलते हैं। लेकिन ये बेशक न्यूटन लॉज फंडामेंटल तो हैं, लेकिन इस हद तक भी फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लिमिटेशन है। ये एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे थोड़े से इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। यूं न्यूटन ने जो खुद लॉज डेवलप किए या बनाए, उनमें बहुत सारी लिमिटेशन है, लेकिन हमने इनको क्लासिकल मैकेनिक्स की फाउंडेशन भी बना दी है। मगर ये जो मैंने आपको 3 लॉज बताए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये न्यूटन ने खुद एक्सप्रेस नहीं किए, बल्कि न्यूटन लॉज से डेवलप हुए हैं, उनसे निकाले गए हैं, उनसे राइज आउट हुए हैं। न्यूटन ने इन्हें कभी भी अपनी जिंदगी में इन्हें एक्सप्रेस नहीं किया था, इन्हें बयान नहीं किया था, इन्हें हमें बताया नहीं था, बल्कि न्यूटन के जाने के बाद हमने यानी कि साइंटिस्ट ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से, उसके गुजर जाने के बाद उसके लॉ से जो नए नतीजे या नए लॉज अखज किए, वो तीनों लॉज थे। अब ये कितनी हैरानी की बात है, जो कि न्यूटन ने खुद लॉज हमें बताए, जिन्हें हम लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। वो बहुत ज्यादा उनमें लिमिटेशन है, मगर जो साइंटिस्ट ने न्यूटन लॉज से जो लॉज डेवलप किए या राइज आउट किए, वो क्वांटम लेवल पे भी यानी एटॉमिक लेवल पे भी और सब एटॉमिक लेवल पे भी एप्लीकेबल है।
यूनिवर्सल लॉज हैं ये, इनमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई इनमें मॉडिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। मगर इन्हें न्यूटन ने खुद भी एक्सप्रेस नहीं किया था, बल्कि इसे न्यूटन लॉ से राइज आउट किया गया था। दैट्स इट।